नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और हमने जो है कई दिनों से जो है ये सीरीज चला रखी है, जिसमें हम जो है एज ए प्रैक्टिस इसको ले रहे हैं। ठीक है, आप रिवीजन कहें। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है कि आप लोगों का जो है अधिक से अधिक जो है रिवीजन हो पाए परीक्षा पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हर क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ आप लोग जो है अपना भी टेस्ट साथ ही साथ करें कि आपने जो है कितने क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट किए, यानी कि सही किए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, इजी भी, आपके मॉडरेट, टफ, सब सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला है दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। तो मैंने आपको बता रखा है दृश्य श्रव्य माध्यम यानी कि ऑडियो विजुअल की बात हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो बताइए चार्ट, रेडियो, मॉडल, टेलीविजन। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दृश्य श्रव्य की बात हो रही है। ऑडियो ऑडियो विजुअल माध्यम कौन से होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऐसा साधन है जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो देखिए रेडियो है, ये क्या है आपका, सिर्फ सुन सकते हैं, श्रव्य है। ठीक है, चार्ट देखिए। ठीक है, चार्ट और मॉडल जो है ये क्या है, चार्ट और मॉडल दृश्य साधन है। ठीक है, आपका बचा आपका इसमें टेलीविजन। तो टेलीविजन कैसा साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, यानी कि ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल आपका साधन है। ठीक है, टेलीविजन। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहेगा राइट आंसर डी आपका राइट रहेगा पहले का। ठीक है, जैसे टेलीविजन हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ये सारे किस में आएंगे, दृश्य श्रव्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखें। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन इज व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू। तो परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है, चलना सीखता है, चित्रांकन करना, पढ़ना या साइकिल चलाना। तो क्या रहेगा, चलना सीखेगा वॉक, चित्रांकन ड्रॉ, पढ़ना यानी कि रीड, या फिर आपका डी राइड अ बाइसिकल। तो क्या रहेगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा आपका चलना। ठीक है, वॉक। आपने देखा होगा बच्चा जब अपने इनिशियल स्टेज पे होता है बच्चा जब, तो बच्चा अपने घुटनों के बल चलना शुरू करता है पहले। ठीक है, गिरता है, फिर दीवारों के सहारे जो है दीवारों के बल पर खड़ा होता है। तो धीरे धीरे बच्चा फिर आगे जो है चलना सीख जाता है। तो उदाहरण आपका पहले का यानी कि दूसरे क्वेश्चन का क्या रहेगा, चलना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है, कह रहा है, इसको ध्यान देखें। तो कौन सा जो है अधिगम का पहलू नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का नॉट ए डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी कि ये अधिगम का पहलू नहीं है लर्निंग का। पहला देखिए ए क्या है, संज्ञानात्मक। ठीक है, दूसरा देखिए भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक और चौथा आध्यात्मिक। तो इसमें कौन सा जो है अधिगम का पहलू नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट आंसर रहेगा 3 का आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक जो है अधिगम का पहलू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए राम ने सीता की डेस्क से ली पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर जो है सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, तीन कौन कौन से वो 3 स्तर थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है आपका। राम ने सीता की डेस्क से ली पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर किस चीज का डर था, सजा का या दंड का डर था। तो यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दूसरा देखिए बी परंपरागत स्तर, जिसको हम कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तीसरा देखिए उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। तो डी देखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का,
4 का राइट आंसर रहेगा आपका पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है किस चीज से डर रहा है, बच्चा सजा या दंड से डर रहा है। तो ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जो 3 स्तर हैं, उसमें पहला स्तर जो है आपका पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें आपका ये दंड और सजा जो है ये आता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 कौन कौन से स्तर हैं जो आपको दिए हैं, तीनों जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर हैं। पहला देखिए जो हमारा क्वेश्चन आंसर है राइट, पूर्व परंपरागत स्तर, उसके बाद परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर उन्होंने बताए। ठीक है, तो तीनों स्तरों को आप याद रखें। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, आंसर रहेगा पूर्व परंपरागत स्तर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब छात्र या बालक जो है सीखने के लिए जब बच्चा तैयार होता है तभी जो है बच्चा जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो ये किसने कहा, ये बताना है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पहला है देखिए थॉर्नडाइक, दूसरा देखिए स्किनर, तीसरा पावलोव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा, बताइए कौन सा ऐसा सिद्धांत है, बताइए। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तभी वो जो है क्या सीखेगा, जल्दी भी सीखेगा और प्रभावशाली तरीके से सीखेगा। तो ये जो है सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, राइट आपका ए रहेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के कितने नियम दिए थे, मैंने आपको बताए थे 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम। ठीक है, बात करें मुख्य नियम की, ठीक है, तो मुख्य नियम कितने दिए, 3 दिए। कौन कौन से 3 आपके मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, याद रखें इनको, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य क्या है, नियम है। बात करें थॉर्नडाइक के गौण नियम की, तो देखिए थॉर्नडाइक ने गौण नियम कितने दिए, 5 जो है गौण नियम दिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। 5 में कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। पहला है आपका अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आपका सादृशीकरण का नियम और 5वां है आपका साहचर्य का नियम। ये 5 क्या दिए थे थॉर्नडाइक ने, गौण नियम दिए थे। तो यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद रखें कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और गौण नियम कौन कौन दिए थे, अभिवृत्ति मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। ठीक है, ये 5 नियम और 3 नियम, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ टीचर इन ए क्लासरूम शुड एक्ट एज, ठीक है, इनकी कैसा एक्ट करना चाहिए क्लासरूम में टीचर को, तो देखिए प्रगतिशील भूमिका में, बॉस की भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने बता रखा है आपको कि शिक्षक को कक्षा में कैसे जो है एक्ट करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। तो क्या रहेगा बताइए, प्रगतिशील भूमिका रहेगी यानी कि प्रोग्रेसिव रोल रहेगा, या बॉस की भूमिका रहेगी, या बॉस रोल रहेगा, या प्रजातांत्रिक होगा यानी कि डेमोक्रेटिक रोल होगा, या आपका डी, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों, एक शिक्षक को जो है कक्षा में कार्य करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए, तो राइट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए शिक्षक को कक्षा में। ठीक है, प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब होता है कि टीचर जो है सभी बच्चों को समान माने और सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे। ठीक है, और किसी भी तरीके से उनके साथ कोई भी भेदभाव वो ना करे। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक भूमिका में जो है शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो सी आपका राइट रहेगा, डेमोक्रेटिक रोल। ठीक है, इसको याद रखें, ये कई बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए,
शिक्षा का उद्देश्य है यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो क्या शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला है देखिए व्यवहारिकता का निर्माण करना, अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, या डी उक्त सभी। तो देखिए दोस्तों शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मैंने आपको कई बार बता रखा है शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, देखिए व्यवहारिकता का निर्माण करना सही है। ठीक है, अच्छा नागरिक बनाना सही है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी राइट है। तो आपका राइट क्या रहेगा? उक्त सभी। ये सारे जो हैं शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। ठीक है, बात हो रही है एक प्रभावी शिक्षक की। ठीक है, एन एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन, कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल द क्लास, या फिर कम समय में अधिक सूचना देना यानी कि गिव मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। उसके बाद देखिए सी शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना यानी कि मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। और यानी कि डी देखिए इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, आपका सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन आपके उससे लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 और 10 ये दोनों दिवस और खेल से संबंधित लिए हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा? आप सभी जानते हैं विश्व हाथी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। तो 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, एक होता है फीबा, ये फीबा है, एक होता है फीफा। ठीक है, दोनों आप याद रखें। देखिए यहां पर दिया है फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है, तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 10 का राइट आंसर रहेगा बास्केटबॉल। ठीक है, याद रखें इसको। अगर फीफा आता है, FIFA फीफा आता है, तो आपका क्या रहेगा आंसर? आपका फुटबॉल। ठीक है, फीफा किससे संबंधित है? आपका फुटबॉल से। ठीक है, और फीबा किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सैद्धांतिक विषय यानी कि आपका थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होता है, इनकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न में कौन से क्रम में पढ़ाना चाहिए? पहला है देखिए अज्ञात से ज्ञात। ठीक है, दूसरा है आपका ठोस से सारांश, तीसरा है तर्क से निरीक्षण, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए और कक्षा में शिक्षक जो है जब सैद्धांतिक विषय पढ़ाता है यानी कि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसको किस क्रम में पढ़ाना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात करें आपका एक तो होता है सैद्धांतिक विषय और एक होता है आपका दूसरा प्रयोगात्मक विषय, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए कौन से क्रम में पढ़ाना चाहिए? तो पहला है ज्ञात से ज्ञात यानी कि अननोन टू नोन, दूसरा है ठोस से सारांश यानी कि कॉन्क्रीट टू आपका एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा देखिए तर्क से निरीक्षण यानी कि रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशन, और डी देखिए नन ऑफ दी। तो क्या रहेगा राइट आंसर 11 का? 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तर्क से निरीक्षण। ठीक है, जब शिक्षक कक्षा में जो है सैद्धांतिक विषय पढ़ाता है तो उसको किस क्रम में पढ़ाना चाहिए? तर्क से, यानी कि पहले तर्क देना चाहिए, उसके बाद बच्चों का निरीक्षण करना चाहिए। तो आपका सी राइट रहेगा 11 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 है देखिए छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है। ठीक है, तो अ टीचर कैन मिनिमाइज डिप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या रहेगा राइट आंसर? इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, छात्रों को मोटिवेट करना, ए और बी दोनों, या फिर डी प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो छात्रों की उदासीनता को कैसे कम किया जा सकता है?
ठीक है, पहला है इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सही है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स कॉजेस। उसके बाद देखिए छात्रों को मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ए और बी दोनों, या फिर डी देखिए रिपोर्टिंग टू प्रिंसिपल। तो क्या रहेगा राइट आंसर, देखिए छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है, क्या कर सकता है आपका, छात्रों को मोटिवेट करेगा और छात्रों की उदासीनता जो है, उदासीनता के कारणों को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ए और बी। ठीक है, दोनों आपके राइट रहेंगे। शिक्षक क्या करेगा, पहले बच्चे की उदासीनता का जो कारण है उसको समझने की कोशिश करेगा, तभी उसका समाधान कर पाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए छात्रों को मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट। क्या रहेगा राइट आंसर, शिक्षण अभ्यास के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, या फिर रहेगा आपका आफ्टर द आपका प्रैक्टिस टीचिंग, उसके बाद या रहेगा बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, या नन ऑफ दिस। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। माइक्रो टीचिंग मैंने बता रखा है आपको, सूक्ष्म शिक्षण का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है सूक्ष्म शिक्षण का, कि जो कोई भी जो छात्र छात्रा जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनमें जो है शिक्षण कौशलों को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है, माइक्रो टीचिंग जो है, ये किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होगा, शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 13 का। ठीक है, शिक्षण अभ्यास के दौरान मतलब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, 14 है आपका, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है। ठीक है, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट क्या बना सकती है, अभियंता, डॉक्टर, अच्छा नागरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। तो 14 का राइट आंसर रहेगा आपका अच्छा नागरिक। ठीक है, कि मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है, एक अच्छा नागरिक बनाती है। ठीक है, अच्छा नागरिक अभियंता भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, सी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन नंबर की बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, यानी कि एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। पहला है लिंग भेद यानी कि जेंडर डिफरेंसेस, और उसके बाद देखिए शारीरिक रचना इनकी आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिए सी मानसिक योग्यताएं यानी कि मेंटल एबिलिटीज, या डी देखिए ऑल द अबव। तो क्या रहेगा राइट आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने आपको बता रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो लिंग भेद में भी आपको देखने को मिलते हैं, जेंडर डिफरेंसेस और बॉडी स्ट्रक्चर में भी और मेंटल एबिलिटीज में भी। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। ये सारे जो है आपके क्षेत्र हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 क्या है देखिए, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। ठीक है, यानी कि अकादमिक निष्पादन का मतलब होता है अकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, बच्चे की जो अकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसको कैसे जो है इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, पेरेंट्स जो है अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, किस 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 उससे जो है अभिभावकों को उत्साहित किया जाए जिससे बच्चा जो है इंप्रूव कर पाए अपने अकादमिक निष्पादन में, यानी कि परफॉर्मेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, या बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा देखिए, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय पेरेंट्स आर इनकरेज टू। क्या होगा राइट आंसर, इनकरेज टू। राइट आंसर क्या रहेगा बताइए, बच्चों के कार्य का क्या करना, निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, यानी कि अभिभावकों को बच्चों का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जिससे अभिभावक क्या करेंगे, घर में बच्चे के कार्य का निरीक्षण करेंगे, बच्चे ने कार्य किया है नहीं किया है, तो इससे जो है बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है अपने एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है
वो उसका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 16 क्वेश्चन। ठीक है, और जरूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपने जो है इसमें से कितने क्वेश्चन इसमें आपने सही किए, ये जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।